बैटल थ्रू दी हेवेंस के लेटेस्ट एपिसोड के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज तुम्हारा भी एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड नंबर 174। तो चलिए आज बकवास न करते हुए सोसम से एपिसोड की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्मॉल पिल टावर के एक बहुत बड़े स्क्वायर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे स्मॉल पिल टावर के सारे अल्केमिस्ट वगैरह इकट्ठा हो चुके थे और इसी बड़े से स्क्वायर के अंदर वो एल्डर सिलेक्शन कॉम्पिटिशन होने वाला है। तभी जो जुआन कोंग्स का ट्रियो होता है वो मास्टर यावलो और जियान को लेकर यहाँ पे आ जाता है और जैसे ही मास्टर यावलो यहाँ पे अपेयर होते हैं तो यहाँ पे इकट्ठा होने वाले लोगों की तादाद और भी बढ़ने लगती है और वो सभी लोग मुस्कुराते हुए मास्टर यावलो को ग्रेट करते हैं और उनसे भी खुशी से भरे चेहरे को देख के पता चलता है कि अपने टाइम पे मास्टर यावलो स्मॉल पिल टावर के अंदर भी काफी फेमस रहे होंगे। और जब मास्टर यावलो मुस्कुराते हुए अपने पुराने दोस्तों से मिल रहे होते हैं तभी उनके कानों में फ्रेंडली आवाज जाती है और वो आवाज कहती है कि याओचेन तो अभी भी जिंदा है। और तभी ग्राउंड एक रास्ता बनाता है और तभी उस रास्ते से एक पतला सा बुड्ढा बाहर आता है और मास्टर यावलो भी मुस्कुराते हुए इस पतले से बुड्ढे को देखते हैं और कहते हैं कि ओल्ड डीमन हूँ, अगर तू अभी जिंदा है तो फिर मैं तेरे से पहले कैसे मर सकता हूँ। वो कहता है कि जब तुम पहले अपनी मर्जी से स्मॉल पिल टावर को छोड़ के गए थे तो मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास दोबारा से यहाँ पे आने का करेज होगा। वो कहता है कि शायद से तुम भी एल्डर सिलेक्शन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। चलो ये भी काफी अच्छी बात है। इतने समय से नाम मिलने की वजह से मैं जानना चाहता हूँ क्या तुम्हारी एल्केमी स्किल अभी थोड़ी भी आगे बढ़ी है। और बुड्ढे होके इन शब्दों को सुन के मास्टर यावलो के चेहरे की स्माइल और भी बढ़ जाती है और वो कहते हैं कि मैं इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ और अगर तुम सच में मुझसे कॉम्पीट करना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरे डिसाइपल को हराना होगा, क्योंकि कोइंसिडेंटली वो ऑलरेडी इस कंपटीशन को ज्वाइन कर चुका है। ये सुन के ओल्ड डेमन हो कहता है तुम्हारा डिसाइपल, और ये कहने के बाद उसका ध्यान जाता है जियाओयान के ऊपर। मैं कहता है कि ये तो छोटा सा बच्चा है और इसके पास पार्टिसिपेट करने की क्वालिफिकेशन होगी और याओचिन अगर तुम ट्रिक्स का यूज भी करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ चीज का ध्यान रखना चाहिए। यार तभी एल्डर जुआन कोंग्स होते हैं बुड्ढे हो की तरफ देखते हुए कहते हैं ये एल्डर हो जियाओयान इस बार की पिल गैदरिंग का चैंपियन है, तो इसके पास ऑलरेडी इस कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करने की क्वालिफिकेशन मौजूद है। और पिल गैदरिंग का चैंपियन इस नाम को दोबारा सुन के उस बुड्ढे हो का चेहरा काफी डार्क हो जाता है और वो भी अपने टाइम पे मास्टर यावलो घर आके पिल गैदरिंग चैंपियन स्पोर्ट से थोड़ी दूरी पे रह गया था और तब से ये बात किसी नासुर की तरह उसके दिल में चुभती रहती है। बुड्ढा ओल्ड आवाज में कहता है कि याओचिन मुझे पता है कि तू यहाँ पे क्यों आया है और जैसे ही मुझे एल्डर पोजीशन मिलती है तो डेफिनेटली तुम दोनों यहाँ से खाली आती वापस जाओगे। और इतना बोलने के बाद बुड्ढा वो अपने खुशी से भरे चेहरे को लेके वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इस बड़े से ग्राउंड के अंदर एक गोंग का साउंड सुनाई देता है। एट द सेम टाइम टॉप 7 एल्डर्स उस स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर अपीयर होते हैं और इन 7 एल्डर्स को देख के कई लोग अपने हाथों कप करते हैं और कहते हैं ग्रीटिंग टू 7 एल्डर्स। अगर बात करें स्मॉल पिल टावर की तो इसमें एल्डर काउंसिल की पोजीशन सबसे ज्यादा हाई होती है और इसी रीजन की वजह से इन सभी एल्डर्स का स्टेटस काफी ज्यादा हाई है। और अभी जियान भी इन 7 एल्डर्स को देख रहा होता है और इन 7 को ध्यान से देखने के बाद फाइनली उसका फोकस होता है 4 एल्डर्स के ऊपर और इन 7 में से इन 4 एल्डर्स के और काफी ज्यादा टेरिफाइंग थे। और स्पेशली जब जियान देखते हैं उस इमोशनलेस चेहरे वाले बुड्ढे को तो उसके मुंह से सब बाहर आते हैं कि 2 इंटरमीडिएट बेंच हैं और एक हाई लेवल बेंच है और एक जिसकी स्ट्रेंथ 2 पहुंच चुकी है। तो यह पिल टावर की ट्रू स्ट्रेंथ। तभी मैं सोचूं कि होलो सोल की बराबरी में कैसे खड़े हैं। तभी जियान के पीछे खड़े हुए मास्टर यावलो जियान के कान में कहते हैं कि वो इमोशनलेस चेहरे वाला बुड्ढा इस स्मॉल पिल टावर का फर्स्ट एल्डर है और अगर उस एंसेस्टर को छोड़ दे जाए तो फिर इन्हें स्मॉल पिल टावर के अंदर सबसे ज्यादा सीनियर बोला जा सकता है। और इसी वजह से जब मैं भी उनसे मिलता हूँ तो मुझे भी उनके सामने काफी अच्छे से बिहेव करना पड़ता है। और मास्टर यावलो के इन शब्दों को सुन के जियान को समझ नहीं आता कि वो उनको इस बात का क्या रिप्लाई करे। और जब जियान उस इमोशनलेस चेहरे वाले बुड्ढे को देख रहा होता है तो वो भी जियान को डिटेक्ट कर लेता है और एट द सेम टाइम उस बुड्ढे के आगे जियान के ऊपर शिफ्ट होती है और तभी उन आंखों में एक स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन अपीयर होती है और क्लियरली यहाँ पे उस बुड्ढे ने जियान की स्ट्रेंथ के बारे में पता लगा लिया था। और उस फर्स्ट एल्डर को अपनी तरफ देखते हुए देख के जियान की भौहें सिकुड़ जाती है और उसके मुंह से एक शब्द बाहर आता है और वो कहता है कि क्या ही पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। और भले ही अभी जियान फर्स्ट एल्डर के स्पिरिचुअल प्रेशर से थोड़ा प्रेशर फील कर रहा हो लेकिन ये उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा पाएगा और इसी वजह से जियान शांति से खड़ा रहता है। और जियान का एकदम काम खड़ा हुआ देख के उस फर्स्ट एल्डर की भौहें ऊपर उठ जाती है। फिर फर्स्ट एल्डर अपने नजरों को जियान के ऊपर से हटा लेते हैं और कहते हैं कि आज हमारे स्मॉल पिल टावर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज है एल्डर सिलेक्शन कॉम्पिटिशन। और ऐसा नहीं है कि आप सभी लोग इसे पहली बार देख रहे हैं, उसी वजह से मैं रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला और आप माउंटेन के ऊपर से किसी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को ले सकते हो और जो भी सबसे हाई लेवल की मेडिसिनल पिल को रिफाइन करेगा उसे इस कंपटीशन का चैंपियन घोषित किया जाएगा। भले ये बुड्ढा काफी ज्यादा ओल्ड हो लेकिन इसके बोलने और काम करने का तरीका काफी फास्ट था और इसी वजह से वो ज्यादा बकवास न करते हुए सीधा ओपन ग्राउंड की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि आप सभी लोगों में से अगर किसी के पास कोई भी सवाल नहीं है, वो लोग जिनके पास सिलेक्शन को ज्वाइन करने की क्वालिफिकेशन हो, सभी लोग आगे बढ़े। और फर्स्ट एल्डर की इस बात को सुन के कई लोग उस बड़े से ग्राउंड में से आगे बढ़ते हैं और उस स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर अपीयर हो जाते हैं। और ऐसे सीन को देख के जियान भी कहते हैं कि टीचर अब मुझे भी आगे जाना होगा। और ये सुन के साइड में बैठे हुए जुआन ये कहती है कि ठीक है तुम अपना एकदम बेस्ट देना। सुन के जियान अपने सर को हाँ में लाता है और फिर सभी की सरप्राइज आंखों के सामने उस क्राउड से बाहर आ जाता है। और जैसे जियान अपीयर होता है तो वो कई लोगों के ध्यान को अट्रैक्ट कर लेता है। और तभी जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि ये जूनियर जियाओयान है और ये याओचिन का डिसाइपल होने के साथ साथ अभी की पिल गैदरिंग का चैंपियन भी है और नियमों के हिसाब से जियान के पास भी एल्डर सिलेक्शन को ज्वाइन करने की क्वालिफिकेशन मौजूद है। यार फर्स्ट एल्डर के इन शब्दों को सुन के पूरे क्राउड के अंदर अलग अलग बातें शुरू हो जाती है और काफी बुड्ढों
को ऐसा लग रहा होता है कि मास्टर यावलो जियान को कंपटीशन इसलिए ज्वाइन करवा रहे हैं जिससे कि जियान और भी एक्सपीरियंस को हासिल कर सके। लेकिन ये सब बुड्ढे क्या सोच रहे हैं, उससे जियान को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो चुपचाप से अपने आंखें बंद करके रिक्यूपरेट करने लगता है। और जैसे खुले से ग्राउंड में और भी बुड्ढे अपीयर होते रहते हैं तो बाकी के लोग उस स्क्वायर के बीच के एरिया को छोड़ देते हैं और ये सभी लोग उस बड़े से स्क्वायर के कॉर्नर पर पहुंच चुके थे। और इस सीन को देख के फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि अगर सभी लोग तैयार हो चुके हो तो फिर कंपटीशन को शुरू किया जाए। और जैसे ही फर्स्ट एल्डर ये कहते हैं अभी सारे के सारे एल्केमिस्ट अपने अपने मेडिसिनल कल्ड्रन्स को बाहर निकाल लेते हैं। और जैसे ये सारे के सारे मेडिसिनल कल्ड्रन बाहर आते हैं तभी कई फ्लेम जो भी देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रही होती है वो उनसे भी मेडिसिनल कल्ड्रन के अंदर जाती है। और एट द सेम टाइम उस स्क्वायर का टेम्परेचर काफी तेजी से बढ़ने लगता है। और अपने आसपास इतनी सारी मेडिसिनल कल्ड्रन को देखने के बाद जियान तुरंत ही अपने मेडिसिनल कल्ड्रन को बाहर नहीं निकालता। वो अपने एक हाथ को आगे बढ़ाता है, क्लेंच कर देते हैं और तभी उसकी पर्पल फ्लेम जो सफेद लपटों ने भी कवर करके रखा होता है वो बाहर आती है। और जैसे ये फ्लेम का क्लस्टर वहाँ पे अपीयर होते हैं तो तुरंत ही बड़ा होने लगता है और पलक झपकते ये हेवी फ्लेम जियान के सर के ऊपर किसी बादल की शेप ले लेती है। और तभी सभी की सोकड़ाओं के सामने बड़ा सा फ्लेम का बादल चारों नौ के एक पर्पल मेडिसिनल कल्ड्रन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जियान के जो कल्ड्रन थे ये पूरी तरह से फ्लेम से बना हुआ था और इसी वजह से कई लोगों की सरप्राइज से बड़ी आंखें जाती है जियान के ऊपर। और इस कल्ड्रन की इतनी खतरनाक एंट्री की वजह से कई अल्केमिस्ट के चेहरे काफी सीरियस हो चुके थे क्योंकि ऐसा करने के लिए एक अल्केमिस्ट के पास अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और हेवी फ्लेम पे एक अलग लेवल का कंट्रोल होना चाहिए। अब जाके वो अल्केमिस्ट ऐसे फ्लेम के कल्ड्रन को बना सकता है। और ओल्ड डिमन हाउ जो कि वहां से थोड़ी दूर पे मौजूद था इस मेडिसिनल कल्ड्रन को देखकर बुड्ढे हाउ की बॉडी भी सिकुड़ जाती है लेकिन ना जाने क्यों वो हंसने लगता है। और वो अपनी कोल्ड आवाज में कहता है कि एक यंगर जनरेशन के मेंबर अल्टीमेटली एक यंगर जनरेशन का मेंबर ही रहेगा। खैर उस फ्लेम कल्ड्रन के अपीयर होने के बाद जो जियान होते हैं वो अपने चुटके बजाते हैं और तुरंत ही फ्लेम कल्ड्रन के अंदर से एक हेवी फ्लेम राइज होती है। और तब एक अजीब से साउंड के साथ ही हेवी फ्लेम तुरंत एक बड़े से ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और वो जो बड़ा सा फायर ड्रैगन होता है वो लगातार उस फ्लेम कल्ड्रन के अंदर रोटेट होता रहता है। और इस फ्लेम कल्ड्रन को अपीयर करने के बाद जियान तुरंत ही पिल रिफाइनमेंट शुरू नहीं करता बल्कि वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और जियान को अपनी आंखें बंद करते हुए देख वहाँ पे मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी जो जुआन कोंगजी होते हैं वो थोड़ा सोचने के बाद कहते हैं कि इस बार जियान आखिरकार कौन सी मेडिसिनल पिल रिफाइन करने जा रहा है। ये सुन के मास्टर यालो कहते हैं कि जियान के पास वो सारी नॉलेज है जो कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इकट्ठा की थी और क्योंकि मैंने भी पास्ट में कभी एक टियर 9 की मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने की कोशिश नहीं की है तो मैं उसे सिर्फ 2 तरह के मेडिसिनल फॉर्मूलों को ही दे पाया। और ऊपर से दोनों टियर 9 के लो लेवल की मेडिसिनल पिल के फॉर्मूले थे जिसे कि टियर 9 के ट्रेजर पिल भी कहा जाता है। और जैसे यालो अपनी बातों को खत्म करते हैं एट द सेम टाइम जो जियान होते हैं वो अपनी आगे खोल लेते हैं और तुरंत ही अपने दोनों हाथों को फैला देता है। और तभी जियान के दोनों हाथों के बीच में अपीयर होता है एक एमरल्ड कलर का बीड और ये वही बोधिसत्व सीड होता है। और जैसे ही मास्टर यालो और उनकी टोली जो वो एमरल्ड कलर की बीड को देखती है तो उन्हें समझ आ चुका था कि अभी जियान क्या रिफाइन करने वाला है। जुआन कोंगजे कहते हैं बोधिसत्व सीड तो जियान एक बोधिसत्व पिल को रिफाइन करने जा रहा है। और जब जुआन यही देखती है कि जियान कौन सी पिल को रिफाइन करने जा रहा है तो वो कहते हैं कि बोधिसत्व पिल का हाईएस्ट ग्रेड में सिर्फ 9 रंगों वाली पिल लाइटनिंग को ही अट्रैक्ट कर सकता है। और इस पिल के साथ उस बुड्ढे हाउ को रहना जियान के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। यार उस बोधिसत्व सीड को बाहर निकालने के बाद जियान का ध्यान जाता है मास्टर यालो के ग्रुप के ऊपर। और जब जियान इन सभी के सीरियस चेहरे को देखते है तो वो मुस्कुराने लगता है। और जैसे वो बोधिसत्व सीड अराइव होता है तो जियान तुरंत ही अपने एक हाथ को सामने के स्पेस की तरफ वेव कर देता है। और जैसे जियान अपने हाथ को वेव करते हैं तो उसकी स्टोरेज से कई मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स बाहर आते हैं। और एक सेकंड के अंदर ये सारे के सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स जियान के सर के ऊपर इकट्ठा हो गए थे। और इन्हें एक बार देखने से पता चलता है कि मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की संख्या 1000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। और मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की इतनी खतरनाक संख्या को देख के आसपास के जो अल्केमिस्ट होते हैं वो भी काफी हेल्पलेस फील करते हैं। लेकिन जो जियान होता है वो उन सभी के सरप्राइज से बड़े चेहरे को धर के इग्नोर मारता है और तुरंत ही अपने हाथ को खाली स्पेस में प्रेस करता है। और जैसे जियान ऐसा करता है तो जो हजारों की तादाद में मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनमें से काफी बड़ा पोर्शन अलग हो जाता है। और तब ये जो जड़ी बूटियों का हिस्सा होता है ये तुरंत उस फ्लेम कल्ड्रन के अंदर एंटर कर जाता है। और जियान की खतरनाक स्पिरिचुअल कंट्रोल की वजह से आसमान में वो जड़ी बूटियां होती है वो एक लाइन को बना लेती है। और उस लाइन को फॉलो करते हुए सारी की सारी जड़ी बूटियां लगातार उस फ्लेम कल्ड्रन के अंदर एंटर करती जा रही थी। यार थोड़ी देर के बाद उस फ्लेम कल्ड्रन के अंदर एक भयानक लेवल की एनर्जी वेव फैलती है। और इस भयानक से एनर्जी वेव की वजह से आसपास का जो स्पेस था वो भी धीरे धीरे करके फ्लक्चुएट होने लगा था। और ऐसे सीन को देख के जो एल्डर जुआन कोंगजी होते हैं वो कहते हैं कि जियान के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स बोधिसत्व पिल को रिफाइन करने में जितने इंग्रेडिएंट्स चाहिए उससे ज्यादा हो चुके हैं। फिर क्या जियान बोधिसत्व पिल को रिफाइन नहीं कर रहा है? लेकिन जियान के इन सभी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स के अंदर ज्यादातर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स वही मौजूद है जो कि बोधिसत्व पिल को रिफाइन करने के काम आते हैं। और जुआन कोंगजी के इन शब्दों को सुन के मास्टर याओलो जुआनी और टियान लेजे अपने सर को हिला सकते थे और उन्हें भी नहीं समझ आ रहा होता कि जियान आखिरकार अभी करना क्या चाहता है। यार तभी जो मास्टर याओलो होते हैं वो कहते हैं कि अब हमें एंड तक वेट ही करना होगा और अगर जियान को छोड़ दे तो फिर अभी उस बुड्ढे हाउ की पिल रिफाइनमेंट ही काफी लोगों का ध्यान अट्रैक्ट कर रही थी। और भले यहाँ पे मौजूद लोग इससे कितनी भी नफरत क्यों ना करते हो लेकिन इसकी पिल रिफाइनमेंट पे कोई भी डाउट नहीं कर सकता। और इस स्मॉल पिल टावर के अंदर भी ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो कि इसे सरपास कर सके। और अभी इस बुड्ढे हाउ का पूरा ध्यान अपने मेडिसिनल कंडन के ऊपर फोकस होता है और उसके आसपास कई मेडिसिनल रिंग्स घूम रही होती है और वो भी रिच एनर्जी से भरे हुए कई मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स लगातार कंडन के अंदर डालता रहता है। और अभी जो बुड्ढा हाउ होता है वो एकदम परफेक्ट तरीके से अपनी पिल रिफाइनमेंट कर रहा होता है। और उस बुड्ढे को दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई ग्रैंड मास्टर पिल रिफाइनमेंट कर रहा है। और उस पत्थर के स्क्वायर के ऊपर मौजूद वो सातों के सातों एल्डर्स भी बड़े ध्यान से पूरे
स्क्वायर को देख रहे होते हैं। अभी एक एल्डर बुड्ढे हाउ की पिल रिफाइनमेंट को देख के हंसते हुए कहता है कि लगता है इस बार वो ओल्ड मैन हाउ ही जीतने वाला है। और इस एल्डर के इन शब्दों को सुन के आसपास के जो एल्डर होते हैं वो भी अपने सर को हाँ में लाते हैं। ये सब सुन के भी वो एक्सप्रेशनलेस वाला बुड्ढा यानी कि वो फर्स्ट एल्डर कोई भी रिप्लाई नहीं करता। और अभी उनके दोनों हाथ पीछे होते हैं, लगातार उनकी आंखें टिकी होती है जियाओयन के ऊपर। जब बात होती है ऐसे खतरनाक लेवल की पिल रिफाइनमेंट की तो टाइम काफी ज्यादा लगता है। टाइम काफी तेज से गुजरते हैं और पलक झपकते 5 दिन गुजर चुके थे। और अभी के मेडिसिनल कोल्ड्रंस के अंदर से कहीं क्योटिक एनर्जी वेव्स बाहर आ रही थी, लेकिन इन्हें फेल होते हुए देख के भी कोई भी डिसअपॉइंट फील नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे मौजूद हर एक इंसान को पता होता है कि एल्केमी में फेल होना एक बहुत ही कॉमन सी बात है। इन 5 दिनों के दौरान वो भी कई बार फेल हो चुका है और वो ऑलरेडी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट से भरे हुए 3 कोल्ड्रंस को डिस्ट्रॉय कर चुका है। और इन फेलियर के रीजन अलग अलग होते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इतने सारे फेलियर को एक्सपीरियंस करने के बाद जियान की फिल रिफाइनमेंट काफी स्मूथ और फास्ट होती जा रही थी। और ऐसे टाइम पास होता है 5 दिन दोबारा से गुजर जाते हैं। और इन 5 दिनों गुजरने के बाद अब कई एल्केमिस्ट कोल्ड्रन के अंदर से अप्रोनिक पिल फॉर्म होने की फ्लक्चुएशंस फैलने लगी थी। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो खुले से मैदान का जो एटमॉस्फेयर होता है वो और भी सीरियस होता जाता है। और तभी थोड़ी देर के बाद में वहाँ पे एक बैंग का साउंड सुनाई देता है। और एट द सेम टाइम आसमान में काले बादल इकट्ठा होते हैं और उनमें सिल्वरी लाइट चमकने लगती है। और ये होती है वो लेजेंडरी 7 रंगों वाली पिल लाइटनिंग। जिस लेवल के एल्केमिस्ट यहाँ पे मौजूद है तो वो 7 कलर पिल लाइटनिंग को देख के बस अपना सर हिलाते हैं। और ये बात सबके सामने क्लियर हो चुकी थी कि 7 कलर पिल लाइटनिंग के साथ तो इस कॉम्पिटिशन को नहीं जीता जा सकता। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लोग ऑलरेडी ऐसी 5-7 रंगों वाली पिल लाइटनिंग को देख चुके थे। और ये 5 और 7 कलर पिल लाइटनिंग पिछले 3 दिनों में अपीयर हुई है। और अभी मास्टर योलो क्या टेकी होती है उस एल्केमिस्ट के ऊपर जिसने की 7 कलर पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट किया है। और अभी वो ओल्डिंग हेल्पलेस तरीके से अपने सर को हिला रहा होता है। जुबानी होती है वो भी अपने सर को हाँ में लाती है और तुरंत ही उनकी नजर जाती है जियाओयन के ऊपर। और वो कहते हैं कि यहाँ पे मौजूद सभी एल्केमिस्ट में सबसे काम थे लिटिल फेलो ये है। और जुबानी के इन शब्दों को सुन के मास्टर योलो भी मुस्कुराने लगते हैं। और यहाँ पे कुछ तेजी रिफाइनमेंट करने वाले एल्केमिस्ट ने अपनी अपनी पिल लाइटनिंग को समन कर लिया था। और जो एल्केमिस्ट थोड़े स्लो थे अब उनके कोल्ड्रन के अंदर भी एम्ब्रोनिक पिल ने फॉर्म ले ली थी। लेकिन अगर इन सबसे जियाओयन कोल्ड्रन को कंपेयर करें तो वहाँ पे भी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती और ना ही जियान के चेहरे पे भी कोई परेशानी मौजूद थी। तभी जो एल्डर जुआन कोंगजी होते हैं वो कहते हैं अगले 3 दिनों में वो बुड्ढा सक्सेसफुली अपनी पिल को रिफाइन कर लेगा। और अगर मैं सही गेस कर रहा हूँ तो फ्लेम डीमन क्वाइट पिल को रिफाइन कर रहा है। और अगर वो बुड्ढा सक्सेसफुली इस पिल को रिफाइन कर लेता है तो फिर ये पिल डेफिनेटली एक 9 रंगों वाली पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट करेगी। ये सुन के जो मास्टर याओलो होते हैं वो भी अपने सर को हिलाते हुए कहते हैं लगता है पिछले कुछ सालों में इस ओल्ड मैन की पिल रिफाइनमेंट डिस्टेंस काफी खतरनाक तरीके से बढ़ चुकी है। यार ऐसे टाइम तेज से पास होता है और 3 दिन और गुजर जाते हैं। और इस टाइम पे ऊपर ग्राउंड में भी काफी कम लोग हो चुके थे और ज्यादातर लोग अपनी पिल को सक्सेसफुली रिफाइन करने के बाद पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट करने के बाद वापस चले गए थे। और अभी बस उस खुले से ग्राउंड के अंदर 2 लोग ही बचे होते हैं और ये होते हैं जियाओयन और वो बुड्ढा हाउ। और अभी के टाइम पे सभी की आंखें इन दोनों के ऊपर टिकी होती है। और यहाँ पे मौजूद सभी लोग उस ओल्ड मैन हाउ की पिल को आइडेंटिफाई कर चुके थे और सभी को पता था कि अगर ये पिल सक्सेसफुली रिफाइन हो जाती है तो फिर ये एक 9 रंगों वाली पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट करेगी। और ये सेल्डर सिलेक्शन कॉम्पिटिशन के अंदर अपीयर होने वाली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिल लाइटनिंग होगी। और वहीं अगर बात करें जियाओयन की तो फिर लोग उसकी तरफ उसके अजीब एक्शंस की वजह से देख रहे थे। और शुरू से लेके अब तक जियाओयन मेडिसिनल कोल्ड्रन के अंदर एम्ब्रोनिक पिल का नामो निशान भी दिखाई नहीं देता। बस कोल्ड्रन के अंदर लगातार वो फ्लेम ड्रैगन उछल कूद कर रहा होता है, लेकिन कोई भी फ्लेम ड्रैगन के अंदर से मेडिसिनल पिल की फ्लक्चुएशन को सेंस नहीं कर पा रहा था। और जब सभी के दिमाग चक्कर आ रहे होते हैं तभी आसमान में एक बैंग का साउंड सुनाई देता है और तभी आसमान में से खतरनाक लेवल की एनर्जी फ्लक्चुएशंस फैलती है। और एट द सेम टाइम लाइटनिंग स्पीड से आसमान में काले काले बादल इकट्ठा होने लगते हैं। और इस सीन को देख के एक बुड्ढा कहता है कि ओल्ड मैन हाउ ने सक्सेसफुली अपनी पिल को रिफाइन कर लिया है। यार तभी सब बिगिनरों के सामने जो बुड्ढा होता है वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और एट द सेम टाइम उसका ध्यान जाता है आसमान में इकट्ठा हो रहे बादलों के ऊपर। और जैसे वो थंडर क्लाउड चर्न होते हैं तभी सभी के सोडाओं के सामने अपीयर होती है 9 रंगों वाली पिल लाइटनिंग। बुड्ढा जो कि अभी थंडर क्लाउड्स को देख रहा होता है तुरंत ही उसका ध्यान जाते है मास्टर याओलो के ऊपर। वे कहता है कि याओचेन लगता है इस बार मुझे जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। और बुड्ढे हाउ के इन शब्दों को सुन के इससे पहले कि मास्टर याओलो कुछ कह पाते तभी उस खुले से ग्राउंड में किसी की हंसने की आवाज गूंजती है और वो आवाज कहते हैं कि एग्जैक्टली ऐसा ही हो ये जरूरी तो नहीं है। और जैसे ही सब उस बुड्ढे हाउ के कानों में जाते हैं तो उसका दिल कांप जाता है और तुरंत ही वो उस तरफ देखते हैं जिस तरफ से ये आवाज ओरिजिनेट हुई थी। और जियाओयन जिसने कि अपनी आंखों को काफी टाइम से बंद करके रखा था वो इस टाइम पे खुल चुकी थी। और तभी वो जो बुड्ढा हुई होता है उसकी नजर जाती है जियाओयन के फ्लेम कोल्ड्रन के ऊपर, लेकिन वो उसके अंदर से कोई भी मेडिसिनल फ्लक्चुएशंस को सेंस नहीं कर पाता। तभी बुड्ढे हुई के चेहरे पे आती है एक चिढ़ाने वाली स्माइल। ये देख के जियाओयन मुस्कुराने लगता है और तुरंत ही खड़ा हो जाता है। और जैसे जियाओयन अपनी जगह से खड़ा होता है तभी जियाओयन का वो जो फ्लेम कोल्ड्रन होता है वो खतरनाक तरीके से कपकपाने लगता है। और ऐसे सीन को देख के वहाँ पे मौजूद लोगों की आंखें एकदम हैरानी से भर जाती है। और इस सीन को देख के स्मॉल पिल टावर के फर्स्ट एल्डर भी कहते हैं कि उस फ्लेम कोल्ड्रन के अंदर से एक हल्की सी मेडिसिनल पिल फ्लक्चुएशंस फैलने लगी है। और फर्स्ट एल्डर के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर जो बचे हुए 6 एल्डर होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं। और ऐसे खतरनाक कपकपाहट की वजह से ओल्ड मैन हाउ भी थोड़ा शॉक्ड हो गया था। यार तभी जो जियाओयन होता है वो अपने एक हाथ को आगे बढ़ा के उसे क्लेंच कर देता है। और जैसे जियाओयन अपने हाथ को क्लेंच करता है तो कोल्ड्रन के अंदर मौजूद वो फायर ड्रैगन दहाड़ने लगता है और सभी की शौकड़ाओं के सामने तुरंत इस फ्लेम ड्रैगन की बॉडी फूलने लगती है। और फायर ड्रैगन की बॉडी बड़े होने की वजह से फ्लेम ड्रैगन और भी इंड्योर नहीं कर पाता
था। ये तुरंत एक लाउड बैंग साउंड के साथ फट गया था और तभी एक भयानक लेवल की एनर्जी वेव चारों तरफ फैलती है और इस सीन को देख के जो आसपास के एल्केमिस्ट थे उनके चेहरे हरे पड़ चुके थे, वो तुरंत अपनी दुम दबा के पीछे भागने लगते हैं। और फ्लेम कर्डन के एक्सप्लोड हो जाने के बाद फायर ड्रैगन की बॉडी तब तक बड़ी होती है जब तक वो 1000 फुट का नहीं हो जाता। और तभी जो बड़ा सा फ्लेम ड्रैगन होता है ये आसमान में एक भयानक लेवल के एनर्जी प्रेशर को रिलीज करता है और बुड्ढे हुए की पिल की वजह से 9 कलर थंडर क्लाउड्स आसमान में इकट्ठा हुए थे वो भी इस प्रेशर की वजह से छोटे होने लगते हैं और अपनी 9 कलर पिल लाइटनिंग को छोटा होते हुए देख उस बुड्ढे हुए को दिल कांप जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि जूनियर आखिरकार ये क्या हरकत है। ये सुन ज़्याविन अपने टेरिफाइंग प्रेशर से भरी हुई आवाज में कहता है बकवास। और जैसे ही टेरिफाइंग प्रेशर से भरी हुई आवाज उस बुड्ढे हुए की बॉडी पर पड़ती है तो उसकी बॉडी तब तक कांपती है जब तक उसका खून उल्टा नहीं बहने लगता। और जब ज़्याविन के एक शब्द की वजह से बुड्ढे हुए कई कदम पीछे लेने पड़ते हैं वैसी बेइज्जती की वजह से बुड्ढा हुए एकदम गुस्से से भर जाता है। ज़्याविन एकदम फोकस मोड में आ जाता है और तुरंत ही उसका ध्यान जाता है आसमान में मौजूद उस बड़े से फायर ड्रैगन के ऊपर। और तभी जो ज़्याविन होता है वो अपने हैंड सील्स को चेंज करने लगते हैं और हैंड सील्स चेंज करते हुए कहता है कि फायर ड्रैगन एग्लोमरेटिंग पिल। और जैसे ज़्याविन ये कहता है तो आसमान में फ्लोट कर रहा हो बड़ा सा फायर ड्रैगन खतरनाक तरीके से दहाड़ने लगता है और एट द सेम टाइम एक भयानक लेवल की एनर्जी फायर ड्रैगन की बॉडी से आसमान में फैलने लगती है। और इस भयानक लेवल की फ्लक्चुएशंस को सेंस करके कई एल्केमिस्ट तुरंत ही शॉक में चले जाते हैं और उनके मुंह से ये शब्द बाहर आते हैं कि ये मैजिनल पिल फ्लक्चुएशंस है और से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना जो कि मैजिनल पिल को अपने अंदर रख सके इसके लिए जिस खतरनाक लेवल का फ्लेम कंट्रोल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है उसे हासिल करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। और मास्टर याओलो ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ज़्याविन इसे खुद से ही मास्टर कर लेगा। और जब ऐसे सीन को देख के मास्टर याओलो की थोड़ी सरप्राइज फील कर रही होती है तो क्राउड के अंदर कुछ और ऐसे एल्केमिस्ट होते हैं जो कि ज़्याविन के द्वारा परफॉर्म की गई इस टेक्निक को पहचान लेते हैं और अभी स्टोन स्टेज के ऊपर मौजूद वो साउथ एल्डर भी थोड़ा सरप्राइज फील करते हैं। अभी एक एल्डर कहता है कि याओ चेन का डिसाइपल सच में काफी ज्यादा ब्रिलियंट है। खैर जैसे उस बड़े से फायर ड्रैगन के अंदर से निकल रही एनर्जी फ्लक्चुएशंस बढ़ती जाती है तभी आसमान में एक बैंक का साउंड सुनाई देता है और तभी सभी लोग सेंस करते हैं कि आसपास की जो रोशनी है वो काफी डिम हो चुकी है और आसमान में बादल इकट्ठा होने लगे हैं। और आसमान में इकट्ठा होने वाले बादल कोई ग्रे कलर के थंडर क्लाउड नहीं होते बल्कि ये होते एकदम डीप ब्लैक थंडर क्लाउड। और जैसे करके ज़्याविन के काले बादल आसमान में फैलते हैं तो उस बुड्ढे हाउ के वो जो 9 कलर थंडर क्लाउड्स होते हैं वो धीरे धीरे करके छोटे होने लगते हैं। और क्राउड के अंदर मौजूद एक ओल्ड मैन कहता है कि ये लौंडा एक्चुअली में एक टियर 9 की पिल को रिफाइन कर रहा था। और तभी जो स्मॉल पिल टावर के फर्स्ट एल्डर होते हैं वो भी अपने सर को उठा के आसमान में देखते हैं और अभी आसमान एक अजीब एनर्जी से भर चुका था। तो फर्स्ट एल्डर खुद से बड़बड़ाते हुए कहते हैं कि ब्लैक डिमन लाइट मुझे तुम्हें देखे हुए काफी साल हो चुके हैं। और आसमान में मौजूद इन काले बादलों को देख के नीचे मौजूद ज़्याविन वो इन ब्लैक थंडर क्लाउड के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक लेवल की एनाइलेशन पावर को सेंस कर पा रहा था। जब आसमान में वो काले बादल इकट्ठा हो रहे होते हैं तभी वहाँ पे अपीयर होता है एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल होल और इन काले बादलों के अंदर मौजूद ये बड़ा सा स्पिरिचुअल होल एकदम ब्लैक होल की तरह लगता है। और जैसे ये ब्लैक होल वहाँ पे अपीयर होता है तो ज़्याविन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और तुरंत ही वो भी अपने टेरिफाइंग लेवल के ऑरे को रिलीज कर देता है और ज़्याविन के टेरिफाइंग ऑरे को सेंस करके उस ब्लैक होल के अंदर से एक अनयूजुअल सी आवाज बाहर आती है और एट द सेम टाइम एक हाथ जितनी बड़ी ब्लैक लाइट उस ब्लैक होल के अंदर से शूट होती है और इस ब्लैक लाइट का टारगेट होता है वो नीचे का बड़ा सा फायर ड्रैगन। और जब इस ब्लैक लाइट को वहाँ पे मौजूद एल्केमिस्ट देखते हैं तो वो एक अलग ही शौक में जा चुके थे। तभी ज़्याविन का ध्यान उस ब्लैक लाइट के ऊपर जाता है जिससे कि उसे भी डेंजर फील हो रहा था। खैर जैसे ज़्याविन अपने फिंगर को फ्लिक करता है तो उसकी स्टोरेज रिंग से 5 गोल्डन पपेट्स बाहर आते हैं। ज़्याविन तुरंत ही 5 गोल्डन पपेट्स को उस ब्लैक लाइट में दे मारता है और तभी वो ब्लैक थंडरबोल्ट पहले पपेट के सर से टकराता है और जैसे ये ब्लैक थंडरबोल्ट उस पपेट की खोपड़ी से टकराता है तो एक बैंग साउंड के साथ उसकी खोपड़ी के साथ साथ उसकी पूरी बॉडी फट जाती है। जैसे ही पहला स्काई डिमन पपेट तबाह होता है तो ये 4 स्काई डिमन पपेट भी ज्यादा देर तक उन ब्लैक थंडरबोल्ट्स को नहीं संभाल पाते और जैसे वो ब्लैक थंडरबोल्ट इनकी बॉडी से टकराती है तभी बैंग 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 साउंड के साथ इन सबकी बॉडी भी एक्सप्लोड हो जाती है। और अपने 5 स्काई डिमन पपेट को गंवाने के बाद ये बात अभी क्लियर हो चुकी है कि उसको स्काई डिमन पपेट के लिए इस ब्लैक थंडरबोल्ट को एब्सॉर्ब करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और अब उसे खुद ही कुछ करना होगा। तभी ज़्याविन एक गहरी सांस लेता है और वो जैसे ही अपने कदमों को आगे बढ़ाता है तो तुरंत उसकी बॉडी टेलीपोर्ट होकर उस फायर ड्रैगन के ऊपर अपीयर होती है और तुरंत ही ज़्याविन की नजरें जाती है उन काले रंग की थंडरबोल्ट्स के ऊपर जो कि लगातार उसकी तरफ ही आगे बढ़ रहे थे। और काले रंग के थंडरबोल्ट्स को अपनी तरफ आते हुए देख ज़्याविन अपने हाथ को क्लेंच कर देते हैं और तभी इस पूरे पहाड़ की जो नेचुरल एनर्जी होती है वो ज़्याविन को हाथ के ऊपर इकट्ठा होने लगती है और तभी ज़्याविन को हाथ के ऊपर एक ऐसी ब्राइट लाइट अपीयर होती है जिससे कि कईयों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ती है। और जब सभी लोग अपनी आंखें खोलते हैं तो वो ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि ज़्याविन ने अपने उस पंच को ब्लैक थंडरबोल्ट्स में दे मारा है। और तभी एक बैंग साउंड के साथ दोनों के बीच में एक फ्राइटनिंग लेवल का कोलिजन होता है और जैसे ज़्याविन को पंच उस ब्लैक थंडरबोल्ट से टकराता है तो वहाँ पे एक भयानक लेवल का एनर्जी स्टॉर्म फैलने लगता है और थोड़ी दूर पे मौजूद बुड्ढे हाउ के सर के ऊपर जो 9 कलर पिल लाइटनिंग मौजूद होती है वो उस कोलिजन के अंदर से निकली हुई टेरिफाइंग फोर्स की वजह से बिखर जाती है और अपने सर की पिल लाइटनिंग को ऐसे गायब होते हुए देख बुड्ढे हाउ के एक्सप्रेशन भी काफी गंदे हो चुके थे और आसमान में तबाही मचा रहा हुआ एनर्जी स्टॉर्म अभी भी नहीं रुकता और उसके 10,000 मीटर के रेडियस का जो आसमान था वो भी इस टाइम पे एकदम ब्लैक हो चुका था। और ज़्याविन के इस खतरनाक लेवल के पंच को देख के स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद वेल्डर भी शॉक्ड हो जाते हैं और वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहते हैं कि ये लौंडा एक्चुअली में सीधा ब्लैक डिमन लाइट से भिड़ रहा है। अभी फर्स्ट एल्डर अपनी हल्की सी आवाज में कहते हैं कि ज़्याविन के अभी की स्ट्रेंथ दाऊ सिंह के 1 स्टार के इनिशियल स्टेज पे है तो उन्हें इस ब्लैक डिमन लाइट से निपटने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ज़्याविन ने भी जिस लाइटनिंग थंडरबोल्ट को डिस्ट्रॉय किया था वो एक
के लिए बैन सिंह को भी सीरियसली इंजर्ड करने के लिए काफी थी। और जैसे फर्स्ट एल्डर कहीं हल्के सब दिन बाकी के एल्डर्स के कानों में पड़ते हैं तो इन 6 के 6 एल्डर्स के दिल अंदर से कांप जाते हैं और इन सभी का मुंह से सिर्फ एक ही शब्द बाहर आता है, वो कहते हैं 1 स्टार 2 सिंह। और उस्मान में मौजूद हुआ एनर्जी स्टॉर्म काफी देर तक चलता रहता है और तकरीबन 10 मिनट बाद जाके एनर्जी स्टॉर्म सेटर हुआ था। और जैसे ही एनर्जी स्टॉर्म बिखरते ही 2 काले काले बादल पूरे से गायब हो चुके थे। इस एनर्जी स्टॉर्म के गायब हो जाने के बाद सभी लोगों की नजरें वापस से आसमान के ऊपर जाती है और वहाँ पे उन्हें ज़ियाओयन दिखाई देते हैं। और जैसे ज़ियाओयन अपने दोनों हाथों क्लेंच करते हैं तो उसे फील होता है कि इसके दोनों हाथ में सुन पड़ चुके हैं। और ये ज़ियाओयन ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस ब्लैक डिमन लाइट की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा टेरिफाइंग होगी। जैसे वो काले बादल गायब होते हैं तो आसमान में मौजूद वो बड़ा सा फायर ड्रैगन खतरनाक तरीके से दहाड़ने लगता है और एट द सेम टाइम इसकी बॉडी से खतरनाक लेवल की लाइट इरप्ट होती है और एक भयानक लेवल की एनर्जी चारों तरफ फैलती है और ये एनर्जी और भी खतरनाक होती जा रही थी। यार जैसे वो फायर ड्रैगन एक बार फिर से दहाड़ता है तो सभी के चौकड़ाओं के सामने एक बैंग साउंड के साथ उसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है। और जैसे ये फायर ड्रैगन फटता है तो इसके अंदर से एक लाइट बाहर आती है जो कि तुरंत ही आसमान की तरफ भागने लगी थी। और इस लाइट को अपने इस दूर जाते हुए देख ज़ियाओयन हंसते हुए कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम यहाँ से भागना चाहती हो। और ये कहने के बाद ज़ियाओयन अपनी जगह से डिसअपियर होता है और तुरंत एक लाइट के सामने अपीयर हो जाता है। और तभी ज़ियाओयन अपने एक हाथ को आगे बढ़ाता है और उस लाइट को ग्रैब कर लेता है। लेकिन जैसे ज़ियाओयन अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तभी वो लाइट काफी देर से बड़ी होने लगती है और एक मैजिकल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और तभी ये मैजिकल बीस्ट अपना बड़ा सा पंजा जिसके अंदर भयानक लेवल की एनर्जी भरी हुई थी उसे ज़ियाओयन की खोपड़ी की तरफ दे मारता है। लेकिन जैसे ही ये दोनों आपस में टकराते हैं तो एक बैंग साउंड के साथ तुरंत ही वो मैजिकल बीस्ट काफी पीछे हो जाता है। और इस बीस्ट को दूर फेंकने के बाद जो ज़ियाओयन होता है वो मुस्कुराने लगता है और तुरंत ही उस मैजिकल बीस्ट का पीछा करता है। ज़ियाओयन को अपनी तरफ आते हुए देख उस मैजिकल बीस्ट के अंदर से एक लाइट बाहर आती है और तुरंत ही उसकी बॉडी छोटी होने लगती है जिसके बाद वो एक ह्यूमन की फॉर्म ले लेता है। और उस लाइट के वहां से गायब हो जाने के बाद ज़ियाओयन शौक में चला जाता है क्योंकि अभी इसके सामने खड़ा होता है एक और ज़ियाओयन और अपने सामने एक और ज़ियाओयन को अपीयर होते हुए देख ज़ियाओयन भी थोड़ा अजीब फील करता है और वो कहता है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग बात है, ये पिल एक इंसान की फॉर्म भी ले सकती है। और भले ही टियर 9 के ट्रेजर पिल के पास खुद की इंटेलिजेंस हो लेकिन वो अपने स्ट्रेंथ के दम पे ज़ियाओयन जैसे पावर हाउस से फाइट नहीं कर सकती। और बार फिर से ज़ियाओयन की तरफ देख के दहाड़ने लगती है और ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंज को देख के सभी की शौक से भरी आंखें देखती है आसमान को। और भले ये लोग भी ट्रू एल्केमिस्ट हो लेकिन इनके लिए भी एक टियर 9 की पिल को देख पाना काफी ज्यादा रेयर है। और इसी वजह से जब ये लोग देखते हैं कि पिल एक ह्यूमन फॉर्म ले पा रही है तो ये लोग भी काफी सरप्राइज फील करते हैं। तभी जो जुआन कोंगजी होते हैं वो भी हंसते हुए कहते हैं कि ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है कि लिटिल सैलो ने एक टियर 9 की पिल को भी रिफाइन कर लिया। लेकिन ये कौन सी पिल है क्योंकि बिना किसी फॉर्मूले के टियर 9 की पिल को रिफाइन करना ये इम्पॉसिबल है। ये सुन के मास्टर याओ भी अपने सर को हिलाने लगते हैं। वो भी ज़ियाओयन के द्वारा रिफाइन की गई इस पिल को पहचान नहीं पा रहे थे। यार तभी जो ज़ियाओयन होता है वो इस पिल की टूची टिक्स के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था और इसी वजह से जैसे ज़ियाओयन को मौका मिलता है वो तुरंत उस मेडिसिनल पिल को दबोच लेता है। और जैसे ज़ियाओयन उस पिल के माथे को टच करता है तो उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो कांपने लगती है और तुरंत उसकी बॉडी काफी देर से छोटी होने लगती है। जिसके बाद ये टियर 9 की पिल ने अपनी रियल फॉर्म यानी कि एक पिल की फॉर्म ले लेती है जो कि एमोरल कलर की थी। और अभी ये एमोरल कलर की मेडिसिनल पिल ज़ियाओयन के हाथ के ऊपर सस्पेंडेड होती है। और भाई इस पिल का नाम है ग्रेट रिटर्न बहुत ज्यादा पिल जो कि एक टियर 9 की पिल है। वेल इसी के साथ हमारा ये जो ऑसम सा एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। और इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर से बताना और वीडियो को लाइक करो। अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड में मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।